अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 17 जो है वो यानी कि आपके लास्ट लेक्चर्स चल रहे हैं। तो टोटल आपके जो टॉपिक रह गए हैं कवर करने वाले यानी कि आपका जो सिलेबस कवर हो जाएगा कंटेंट में वो तकरीबन 19 टॉपिक्स हैं। ठीक है, यानी कि इन 19 टॉपिक्स को हमने लेक्चर नंबर 17, 18, 19 और 20 में कवर करना है। ठीक है, तो अब 17 अब जो कमिंग ये लास्ट वाले जो 4 लेक्चर्स हैं इनमें आपके जो है वो थोड़े कंटेंट तो इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन ये सारे टॉपिक जो हैं ये वो वाले टॉपिक हैं जो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, यानी कि इन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नॉट ओनली फॉर योर दिस सेमेस्टर बट आल्सो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस एजुकेशन एंड द कॉमर्स एजुकेशन। दीज आर द बेसिक टर्म्स दैट एवरीवन शुड नो कि एक्चुअली ये सब चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, सो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा बेसिकली जो हमने आज टॉपिक पढ़ने हैं वो है स्ट्रेटजीज़ ऑफ द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चूँकि हमारा लेक्चर नंबर 16 वाज ऑल अबाउट द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसकी स्ट्रेटजीज़ रह गई थी। वो स्ट्रेटजीज़ आज हमने पढ़नी है। इसके अलावा एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मर्जर का और टेक ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, और फिर इसके अलावा जो एक्सपोर्ट हो चुका है लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूंगी ये आपको, और जॉइंट वेंचर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। यानी कि ये टोटल 5 टॉपिक हैं जो इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे। और बाकी लेक्चर नंबर 18 में जो है वो टॉपिक नंबर 6, 7, 8, 9 और इसके साथ जो है वो अगले कुछ 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो और ऐड हो जाएंगे। तो बेटा ये सब वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। ये शायद आपने पहले पढ़े भी हैं, जस्ट आप ये कह लें कि रिवीजन हो रही है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अब हमारा जो पहला जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज़ ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, DFI स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो चूँकि लेक्चर नंबर 16 जो है वो आपका सारे का सारा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में था, यानी कि जिसका कॉन्सेप्ट मैं रिपीट करती चलूँ कि कॉन्सेप्ट उसका ये था कि जब किसी भी एक कंट्री का पर्सन अपने कंट्री से पैसा उठा के किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर दे, यानी कि वो किसी भी किस्म के बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, चाहे वो जॉइंट वेंचर है, वो सब्सिडरी है, वो फ्रेंचाइज़ है, वो लाइसेंसिंग है, वो ग्लोबल बिज़नेस है, वो मल्टीनेशनल बिज़नेस है, वो पार्टनरशिप है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है या वो कंपनी है, यानी कि जिस भी किस्म के नेचर के बिज़नेस में वो अपना पैसा उठा के लगा देगा किसी दूसरे कंट्री में, वो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आज हम स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। बेटा स्ट्रेटजीज़ का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बैक एंड पे टच दिया है BCG मैट्रिक्स का। ठीक है, बोस्टन का जो मैट्रिक्स जो उसने प्रेजेंट किया था, जिसमें कि हमारा ये है स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स, कैश काउज और डॉग्स का कॉन्सेप्ट, और फिर इस तरफ जो है वो हमारी चलती थी मार्केट ग्रोथ, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड द डॉग्स। ठीक है, ये हमारी मार्केट ग्रोथ है, यानी कि मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये करेगी या कौन सी नहीं कर रही। बेटा ये इसका लो पॉइंट था, ये इसका हाई पॉइंट था, और इस तरफ को जो है वो मार्केट शेयर था, मार्केट शेयर का ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था। ठीक है, यानी कि एरो साइन जो है वो आपको क्लियर कर देंगे कि एक्चुअली हम लो पॉइंट से हाई पॉइंट की तरफ किस तरफ को मूव कर रहे हैं। तो चूँकि BCG मैट्रिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया था प्रोडक्ट्स के लिहाज से
कि अगर आपने प्रोडक्ट की मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ चेक करनी है, देन यू कैन चेक इट थ्रू द मैट्रिक्स ऑफ द BCG एंड यू कैन कैटेगराइज योर प्रोडक्ट इनटू द 4 पोर्शंस ऑफ द मैट्रिक्स। एंड आई होप सो कि आपको इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ एक रिपीट के लिए कॉन्सेप्ट है, इससे कोई लिंक नहीं है सिवाय इसके कि आपको ये मेमोराइज़ करने में इजी हो जाए, आपको पता चल जाए कि जिस तरह से मैट्रिक्स की मेमोराइजेशन है, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, उसी तरह से हमारा जो स्ट्रेटजीज़ हैं DFI की, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके लिए जो मैट्रिक्स प्रेजेंट किया गया था उसको बार्लेट मैट्रिक्स बोलते हैं या टोपोलॉजी मैट्रिक्स बोलते हैं। बार्लेट ये उस पर्सन का नाम है जिसने ये मैट्रिक्स प्रेजेंट किया था, इस वजह से उसी के नेम से इसको बार्लेट मैट्रिक्स बोला जाता है या टोपोलॉजी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो अब बेटा अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है, सेम BCG मैट्रिक्स की तरह इसके भी 4 पोर्शंस हैं और हर पोर्शन को अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नेम से कैटेगराइज किया गया है। लेकिन चूँकि इसमें यानी कि BCG मैट्रिक्स में कैटेगरी प्रोडक्ट के लिहाज से थी, सो दैट्स वाई हमने कोई प्रॉपर नेम नहीं दिया इसको, क्योंकि प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कैटेगरीज बिजनेस के लिहाज से हैं, सो दैट्स वाई इनको एक प्रॉपर बिजनेस के नेम से जो है वो नेम दे दिए गए हैं, जैसे ग्लोबल स्ट्रेटजी बिजनेस यानी कि ऐसे बिजनेस जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं, ट्रांजिशनल स्ट्रेटजी यानी कि ट्रांजिशनल बिजनेसेस में ये आएगा, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेसेस में आएगा, और मल्टीनेशनल स्ट्रेटजीज यानी कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, ये उसके बारे में आएगा। अच्छा, अब बेटा इसका जो ये एरो साइन शो कर रहा है कि ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, ठीक है, और इधर से ये लो पॉइंट है क्योंकि एरो साइन का जो एरो है वो इस तरफ को है, तो इट मीन्स कि ये हाई पॉइंट होगा और ये हमारा जो है ये लो पॉइंट होगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, ये लो है और ये हाई है, ठीक है। अच्छा, अब देखना ये है कि BCG मैट्रिक्स में तो वाई एक्सिस पे मार्केट ग्रोथ को ले लिया था, ठीक है, वाई एक्सिस पे उसने क्या किया, मार्केट ग्रोथ को ले लिया, और एक्स एक्सिस पे उसने क्या किया, मार्केट शेयर को ले लिया। इसने वाई एक्सिस के ऊपर ग्लोबल इंटीग्रेशन को लिया, ठीक है, यानी कि ग्लोबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ग्लोबली ओवरऑल जो मार्केट्स हैं जिनमें आप डील कर रहे हैं, कंट्री की, वर्ल्ड की, कंट्रीज़ की, वो कितनी मार्केट्स हैं और उनमें आप किस तरह से जो है वो डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर बेटा इसमें हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे पास लोकल रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है। लोकल रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होगा कि आप इस टाइम जिस कंट्री में बैठे, जिस मार्केट को सर्व कर रहे हैं, उसके लिहाज से आपका रिस्पॉन्स कैसा है, आप एक्टिव हैं, आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा लोकल मार्केट की तरफ है, या आपकी प्रेफरेंस ज़्यादा जो है वो ग्लोबल मार्केट्स की तरफ है। यानी कि ग्लोबल मार्केट का कॉन्सेप्ट ये होगा, यानी कि ये वो बिजनेसेस होंगे जो कि लोकली या सेपरेटली वो जिस कंट्री में हैं वो उन मार्केट्स को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा साइड पे रख देते हैं, यानी कि उन पे ज़्यादा उनकी प्रेफरेंसेस या ज़्यादा उसका वो जो है फोकस उस पे ज़्यादा नहीं होता, वो ज़्यादा जो है वो ग्लोबल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा जो है वो करते हैं कि एक कंट्री, दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, चौथा कंट्री, इन कंट्रीज़ के लिहाज से फिर ये क्या करते हैं, ये उनको करने की कोशिश करते हैं। यानी कि बिज़नेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को बजाय इसके कि वो लोकल मार्केट लेवल पे बेहतर करें, वो इंटरनेशनली बेहतर करने की तरफ चलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लोकल रिस्पॉन्सिवनेस है, यानी कि इस तरफ जो बिजनेसेस को हम देखेंगे वो जिस कंट्री में इस टाइम बैठे अपनी प्रोडक्ट्स को जिन मार्केट्स में सेल कर रहे हैं, एक ही कंट्री की बात करेंगे और उसकी मार्केट्स की बात करेंगे तो ये उस रिस्पेक्टिव एक फैक्टर आ जाता है। ये बड़ा फैक्टर है, ये ग्लोबली आ जाएगा, ये कंट्री वाइज फैक्टर है, ये स्मॉल फैक्टर है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब होता क्या है कि अब मैंने जो है वो इनको आगे पढ़ने के लिए कि ग्लोबल स्ट्रेटजी बिज़नेस की क्या स्ट्रेटजी होती है, ट्रांसलेशनल बिजनेसेस की क्या स्ट्रेटजी होती है, इंटरनेशनल बिजनेसेस की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, और मल्टीनेशनल बिजनेसेस की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको
समझने के लिए मैंने इनको हाई लो से किया है। यानी कि जब हम ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो इट मीन्स कि ये हाई ग्लोबल इंटीग्रेशन पे है लेकिन लो लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे है। जब हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो इट मीन्स कि ये लो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन पे है और लो ही ये लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे है। जब हम ट्रांजिशनल बिजनेसेस की बात करेंगे इट मीन्स कि ये हाई ग्लोबल इंटीग्रेशन पे है और हाई ही लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे है। और मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करेंगे तो ये हाई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पे है लेकिन लो ग्लोबल इंटीग्रेशन पे है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से आपके ये फर्दर आगे हेडिंग्स को लाइक यू कैन सी ओवर हियर कि हाई इंटीग्रेशन वर्सेस लो रिस्पॉन्सिवनेस मैंने सबको जो है वो इस तरह से जो है वो किया है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब सबसे पहले ये बात आ जाती है कि हाई इंटीग्रेशन और लो रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबल बिजनेसेस के बारे में, ग्लोबल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। क्लियर हो गया बेटा? अब जो है इनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि ये ग्लोबली हैं तो ये अपनी प्रोडक्ट पे किसी तरह का कंपनसेट नहीं कर सकते, कंपनसेशन नहीं कर सकते कि भाई ये डेवलपिंग कंट्री है, छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है तो हम इसमें लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भेजें। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उनमें हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच दें। इन ग्लोबल बिजनेसेस के पास ये ऑप्शन नहीं होता क्योंकि इन्हें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है अपनी प्रोडक्ट्स का। इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, चाहे वो पुअर कंट्रीज़ में हैं या चाहे वो रिच कंट्रीज़ में हैं। इक्वल क्वालिटी प्रोडक्शन, सेम वही बात जो मैंने आपको पहले कही कि इनकी इक्वल क्वालिटी प्रोडक्शन होती है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अब जैसे देखें इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट लो कैसे होगी। बिज़नेस एक है, एक ही जगह पे आप कह लें कि एक ही कंट्री में इनकी प्रोडक्शन हो रही है, एक ही कंट्री में इनकी प्रोडक्शन है लेकिन इस प्रोडक्शन को उठा के ये 5 कंट्रीज़ में जो है ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ में आया? यानी कि ये जो मार्केट्स सर्व कर रहे हैं वो एक ही कंट्री की मार्केट नहीं है बल्कि वो 5 कंट्रीज़ की मार्केट है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एप्पल की मैं आपको एग्जांपल दूं तो एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है वो तो सिर्फ यूएसए में है। ठीक है ना, लेकिन दुनिया के हर कंट्री की मार्केट में आप देख लें आपको एप्पल की प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। सो इट मीन्स कि दिस इज़ द ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, ये ग्लोबल बिजनेस है। इसका मतलब ये कि वो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो एक ही जगह पे बैठी प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो लो आ रही है लेकिन वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उसकी वजह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने किसी एक मार्केट को टारगेट नहीं किया हुआ, उन्होंने मल्टीपल मार्केट्स को टारगेट किया हुआ है। इसी तरह से सेंट्रलाइज फंक्शन, जाहिर सी बात है जब एक ही जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी तो उनके सारे फंक्शंस भी क्या होंगे, वो सेंट्रलाइज्ड होंगे, वो डिसेंट्रलाइज नहीं होंगे। डिसेंट्रलाइज तब होंगे जब वो अलग अलग हर कंट्री में अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉरेन लोकल बैंक्स की मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दी है कि लेट सपोज कि चलिए मैं इस लिहाज से भी आपको दे देती हूँ। जब मैं आपका लेक्चर लिख रही थी तब मैंने बैंक्स की एग्जांपल दी और समझाने में मैंने आपको एप्पल की एग्जांपल दे दी है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब लोकल बैंक्स की मैं अगर एग्जांपल दूँ, लेट सपोज कि हमारा एलाइड बैंक है। ठीक है, एलाइड बैंक जो है वो दुबई के अंदर अपनी एक ब्रांच ओपन करता है। ठीक है, वहाँ पे ब्रांच ओपन करने के लिए जो लीगल रूल्स और रेगुलेशंस हैं या जो लीगल परमिशंस हैं वो तो उसे फॉलो करनी ही पड़ेंगी, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है वो दुबई बेस्ड बैंक्स पे बना दे। ठीक है, फिर तो वो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया ना उसका। उसने तो बेसिकली अपना बैंक वहाँ पे इसलिए बनाया ना कि पाकिस्तान से वहाँ और वहाँ
से यहाँ पाकिस्तान की जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, जो रेवेन्यू आएगा, जो एक डिफरेंस ऑफ करेंसी वैल्यू है, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक सपोर्टिव हो जाएगा ये पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के एक ब्रांच बाहर के कंट्री में भी है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये इस किस्म का, यानी कि ये एक सेंट्रलाइज्ड बिजनेस है। इसकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, वो लेगा तो इसका हेड ऑफिस ही, और वो हेड ऑफिस कहाँ पे है? यहाँ पाकिस्तान कराची में, ठीक है। तो लेकिन उस ब्रांच को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या डिमांड्स हैं, किस तरह के कस्टमर्स हैं, इन पे जो है वो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज पाकिस्तान से डिफरेंट हो सकती हैं, बट इट डज नॉट मीन कि ये टोटली अपना जो पूरे का पूरा हेड ऑफिस है वही उस एक ब्रांच के लिए उठा के जो है वो उसको वहाँ पे ले जाए, या पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसी ब्रांच को दे दे। अगर तो उसी ब्रांच को दे देगा तो ये डिसेंट्रलाइज टास्क हो गया ना, एक सेंट्रलाइज टास्क तो नहीं हुआ, ये डिसेंट्रलाइज हो गया। तो एनी हाउ ये डिसेंट्रलाइज टास्क जो है ये ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। सो दैट्स वाई इनकी जो मेन ये 4 स्ट्रेटजीज़ हैं कि इन्होंने स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स करनी है, इक्वल क्वालिटी प्रोडक्ट्स करनी है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और सेंट्रलाइज्ड फंक्शंस होंगे इनके, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे जो है वो हमारा हाई इंटीग्रेशन वर्सेस हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। तो हम देखते हैं कि हाई इंटीग्रेशन में क्या चीज़ आ रही है, ट्रांजेशनल बिजनेसेस आ रही हैं, और हाई रिस्पॉन्सिवनेस में, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम ट्रांजेशनल बिजनेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, ट्रांजेशनल बिजनेसेस क्या हैं? ये चूँकि इनका ग्लोबल प्रेफरेंस भी उतनी ही ज़्यादा है और लोकल प्रेफरेंस भी उतनी ही ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इनके पास भी ये ऑप्शन नहीं है कि ये अपनी क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करें लोकल मार्केट के लिहाज से। अब जैसे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है, ठीक है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि ये जो बिजनेसेस हैं ये बेसिकली इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल प्रेजेंट करते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने आपको एथिक्स की बुक में पढ़ाया हुआ है, नहीं सॉरी, उसमें ISRM में हमने पढ़ा है। ISRM अगर तो आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको इसका एक जनरल और मेजर कॉन्सेप्ट दे दूँगी। वो यही है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो होती हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है और इनके पास भी ये ऑप्शन नहीं होता कि वो इनकी क्वालिटी के ऊपर कंपनसेट करें, तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी वैल्यूएबल होती है। सो दैट्स वाई अब यहाँ पे थोड़ा ग्लोबल बिजनेसेस से ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि हो सकता है कि अपना प्रोडक्शन प्लांट किन्हीं 1-2 कंट्रीज़ में जो है ये अपने होस्ट कंट्री के अलावा जो है ये किन्हीं 1-2 और कंट्रीज़ में जो है ये उसको लगा लें प्रोडक्शन प्लांट को, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है। एनी हाउ इनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की स्ट्रेटजीज होती है, वैल्यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स होती हैं, लोकल प्रेफरेंसेस इनकी सबसे ज़्यादा होती हैं, एज मैंशन कि इनकी हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है, और इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा एक होता है टोटली डिसेंट्रलाइज्ड जो है ना वो बिहेवियर होना या ऑपरेशंस का होना। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग तरह से डिसीजन लेने का राइट दे दिया है, अलग अलग स्ट्रेटजीज अपने लिहाज से बनाने का राइट दे दिया है, यानी कि आपने बिल्कुल जो है वो डिपार्टमेंट्स को एज ए सेपरेट बिजनेस जो है वो आपने इंडिकेट कर दिया है कि वो अपने लिहाज से स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने लिहाज से वो डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अब जो हमने पहले ग्लोबल स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा वहाँ पे तो बिल्कुल भी डिसेंट्रलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो एक सेंट्रलाइज्ड टास्क है, ठीक है। अब सेंट्रलाइज्ड टास्क है तो इसका मतलब ये है कि कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही हेड ऑफिस होगा और वही सब चीज़ें जो है वो हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, हो सकता है कि कोई हेड ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या प्रोडक्शन प्लांट जो है वो किन्हीं 1-2 और मज़ीद कंट्रीज़ में लॉन्च कर दिया गया हो। अब लॉन्च कर दिया है तो इट मीन्स कि वो अपने लिहाज से जो है वो डिसीजन उसको लेने पड़ेंगे प्रोडक्शन के कॉस्ट के, लेकिन एनी हाउ ये इंटरडिपेंडेंट होगा। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं जो पेरेंट कंट्री है वहाँ का जो हेड ऑफिस है उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं इन्हें उस पर डिपेंड करके फ़र्दर आगे जो सब्सिडरीज बना दी गई हैं या जो प्रोडक्शन प्लांट बना दी गई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक यूनिलीवर के सबसे बड़े एग्जांपल, यूनिलीवर जो है वो आई थिंक USA की जो पेरेंट कंपनी है वो USA में है। तो लेकिन आप देखें कि UK में भी इसके प्रोडक्शन प्लांट हैं, इसके मैंने फ्रांस में भी प्रोडक्शन प्लांट, येस फ्रांस में भी हैं, और इसके अलावा नहीं नीदरलैंड में नहीं थे, जापान में शायद,
यस, जापान में जो थे वो प्रोडक्शन प्लांट थे। अब इसकी जो बेसिक जो बैकएंड पे स्ट्रेटजी होगी वो होगी यही जो इसके पेरेंट कंट्री यूएसए की है। लेकिन एनी हाउ थोड़े मार्केट्स के लिहाज से जापान की मार्केट अलग होगी, यूके की मार्केट अलग होगी, फ्रांस की मार्केट अलग होगी, तो उस तरह से माइट बी पॉसिबल कि लिटिल बिट जो इसके डिसीजंस हैं वो डिपेंड करें। अब बेटा आगे आता है हमारी लो इंटीग्रेशन और लो रिस्पॉन्सिवनेस। आई थिंक ये हम लाई कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस में। यस, इंटरनेशनल बिजनेसेस में हम लाई कर रहे हैं। बेटा इनकी ना तो कोई ज़्यादा इंटीग्रेशन है ग्लोबल, ना ही कोई लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं लाइक क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, डिसीजंस पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड टास्क हो सकते हैं, इस तरह की जो है वो सारी चीज़ें। आपको बेटा ये कॉन्सेप्ट की एक चीज़ें हैं, मतलब आपको एक दफ़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सब कुछ चीज़ें खुद ब खुद जो है वो आपकी माइंड में बैठ चली जाएंगी। जैसे लिटिल क्वालिटी मेंटेनेंस हो गया, वही के क्वालिटी पे इनको कंपनसेशन मिल सकती है। लिटिल लोकल प्रेफरेंसेस हो गया, जाहिर सी बात है जब लिटिल रिस्पॉन्सिवनेस है तो लोकल प्रेफरेंसेस भी कम होगी। मोस्टली हेडक्वार्टर्स फंक्शंस, ठीक है, यानी कि जिस कंट्री में जाके इन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया है उसका हेडक्वार्टर वहीं पे है, तो फिर वो हेडक्वार्टर ही जो है वो अपनी कंट्री के लिहाज से जो है वो बिजनेसेस को सेट करता है, ठीक है। और एक्सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें जो है यानी कि एक्सपोर्ट करना वो सबसे ज़्यादा होता है। लाइक इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी, एडिडास, ठीक है, एडिडास अपने पेरेंट कंट्री के अंदर तो बहुत अच्छी, या वो कंट्रीज़ जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी हैं जो पूरे यूरोप सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, वहाँ पे तो इसकी क्वालिटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अगर आप इन कंट्रीज़ में देखेंगे तो इसकी क्वालिटी में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल दैट यू कैन पुट एन ओवर हियर। बेटा आगे लिटिल इंटीग्रेशन वर्सेस हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। इट मीन्स कि हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनीज़ की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। बेटा इनकी लोकल प्रेफरेंस हाई होती है क्योंकि ये जिस कंट्री में लोकेट होती हैं उस कंट्री के मार्केट को ये फोकस करती हैं, उस कंट्री के लोगों की डिमांड को ये फोकस करती हैं और उस कंट्री के लिहाज से ये अपने डिसीजंस को, स्ट्रेटजीज़ को सेट करती हैं। लिटिल ग्लोबल इंटीग्रेशन, इनका कोई बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोबल इंटीग्रेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एनी हाउ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप 30-40% तक तो चलता है, लेकिन प्रेफरेंस में जो है वो कम है, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज टास्क हैं, जैसे कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज़ देखी हैं, इवन कि उनके नेम्स भी इतने क्लियरली नहीं पता होते कि ये अच्छा ये भी मल्टीनेशनल। मैं रिसेंटली अपने हस्बैंड के साथ गई थी उधर शादमान वाली साइड पे ना, उधर वाली साइड पे, तो ही मेड मी टू विजिट द एरिया वेयर ऑल द हेड ऑफिस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड ओवर देयर। तो मैंने देखा और मैंने कुछ तो एक कंपनीज ऐसे थे जिनके नेम से मैं खुद भी फेमिलियर थी, उनके प्रोडक्ट्स के साथ फेमिलियर थी, लेकिन कुछ बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी थी दैट आई वाज सरप्राइज कि यार दिस इज़ आल्सो मल्टीनेशनल कंपनी, बट एनी हाउ बट येस दैट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन चूँकि हम लोगों को उसका इसलिए ज़्यादा नहीं पता कि उनकी जो लीगल इंटीग्रेशन है वो कम होती है, तो दैट्स वाई इनकी डिसेंट्रलाइज पाकिस्तान में है तो वो पाकिस्तान पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इंडिया में है तो इंडिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यूएसए में तो वो यूएसए में ज़्यादा फोकस करेंगे, यूके में तो यूके में, दुबई में, यानी कि ये इनकी जो है वो ये रिस्पॉन्सिवनेस ज़रा हाई होती है। और इंडिपेंडेंट जाहिर सी बात है जब डिसेंट्रलाइज्ड हो गए तो फिर इंडिपेंडेंट तो फिर खुद ही हो गए ना, ये अपनी कंट्री के लिहाज से जो है वो डिसीजंस लेंगे और वो सब चीज़ों को करेंगे। अच्छा बेटा अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है हमारा इक्विजिशन का। ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिजनेसेस में एक्विजिशन क्या होती है बेटा? एक्विजिशन होता है कंट्रोल ओवर एन अदर कंपनी, इक्वायर करना। क्या इक्वायर करना? कंट्रोल इक्वायर करना, ठीक है। जैसे लाइक लेट सपोज कि अगर दो बहनें हैं और एक बहन ने बहुत अच्छा ड्रेस बना दिया है, ठीक है, तो दूसरी बहन की नज़र होती है कि किसी तरह मेरा उस पर कंट्रोल हो जाए, ठीक है। भाइयों में भी ऐसा होता है, तो वो ये कि वो उसको एक्वायर करना चाहता होता है, एक्वायर करना चाहती होती है। तो बेटा इसी तरह से बिजनेसेस में भी ऐसा होता है कि अगर कोई बिज़नेस ये चाहता है कि किसी दूसरे बिज़नेस के ऊपर मेरा कंट्रोल आ जाए, तो वो कंट्रोल लेने के लिए उसको जो है वो एक्विजिशन को फॉलो करना पड़ता है। एक्विजिशन एक स्ट्रेटजी है बिज़नेस को ग्लोबल करने की, एक्सपेंड करने की,
इंटरनेशनल करने की, ठीक है। तो बेटा इसमें है कंट्रोल। अब आप कंट्रोल किस तरह से ले सकते हैं, आप परचेज़ करें। परचेज़ क्या करना है, उसकी शेयर्स को परचेज़ करें। अगर तो 50% शेयर्स हैं फिर तो काम आधा आधा है, ठीक है। फिर आप उस पर अपना कंट्रोल या अपनी वो नहीं जमा सकते कि भाई हम हैं तो हम हैं, ठीक है। आप ये नहीं देन उस पर कर सकते। अगर तो मोर देन 50% आपके शेयर्स हैं देन आपका जो है वो राइट हो जाता है ऑन द एक्वायर्ड शेयर्स, यानी कि आपको फिर ज़्यादा एज मिल जाता है डिसीजंस को लेने में। आप जो फिर डिसीजंस लेंगे 51% शेयर होल्डर से ज़्यादा अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपके डिसीजंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, माना जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि आप जो भी स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, आप जो भी डिसीजंस इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, आप अगर बिज़नेस के अंदर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। बट अभी रिसेंटली 2018 में एक्विजिशन हुई है जोंग की और टेलीनोर की। जोंग एक कंपनी ए थी और टेलीनोर जो थी वो कंपनी बी थी। जोंग ने क्या किया, और सॉरी टेलीनोर ने इसको परचेज़ किया है, यस सॉरी बेटा, ये जोंग ने टेलीनोर को परचेज़ किया है, जोंग ने टेलीनोर को परचेज़ किया है। तो अब देखिए कि अब परचेज़ किया है तो ये दोनों जो है ये अलग अलग अपने अपने नेम से भी एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनके शेयर, इनकी डिसीजन मेकिंग, इनकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बिल्कुल जो है वो इकट्ठी हो गई हैं, इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक है। तो दैट्स वाई जो है ये इसका ये कॉन्सेप्ट होता है कि A+B इक्वल टू A+B। इसका मतलब ये कि जो एक्विजिशन हुई है, परचेजिंग हुई है, लेकिन कंपनीज़ की एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं हुई। कंपनीज़ अभी भी उसी नाम से, जोंग अभी भी अपने नाम से एग्जिस्ट कर रही है और टेलीनोर अभी भी अपने नाम से एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एनी हाउ बैकेंड पे जो रिसोर्सेज का कंबाइन होना, जो स्ट्रेटजीज़ का कंबाइन होना, डिसीजंस का कंबाइन होना, लेबर का कंबाइन होना, मैनेजमेंट का कंबाइन होना, CEOs का, डायरेक्टर्स का कंबाइन होना और वो सब चीज़ें जो बैकेंड पे चलती हैं वो चेंज हुई हैं, ठीक है। बेटा अगला कॉन्सेप्ट है हमारा मर्जर पे आ गया। अच्छा बेटा ये यहाँ पे ये सिनर्जीज का एक कॉन्सेप्ट है। सिनर्जीज बोलते हैं, ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा, कंबाइंड पावर्स जो आपको मिल जाती हैं, वैल्यूज़ मिल जाती हैं और परफॉर्मेंसेस। यानी कि अब जो प्रॉफिट हो रहा है जोंग को, ये टेलीनोर को, जो जोंग का प्रॉफिट है वो सिर्फ जोंग का नहीं है, वो टेलीनोर का भी है, और जो टेलीनोर का प्रॉफिट है वो सिर्फ टेलीनोर का नहीं है, वो जोंग का भी है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंबाइंड नेचर ऑफ पावर एंड द राइट्स एंड द वैल्यूज़ एंड द परफॉर्मेंसेज एज वेल, और इनको ओवरऑल हम बोलते हैं सिनर्जीज़, ठीक है। बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मर्जर का कॉन्सेप्ट है। ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से भी आप कन्वर्ट कर लें कि लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना कि एक कंट्री की दूसरी एक, यानी कि ये पाकिस्तान की ही दोनों कंपनीज़ हैं, तो अब लेट्स सपोज आप ये भी कर सकते हैं कि एक कंपनी पाकिस्तान की है और दूसरी कंपनी USA की है, ठीक है। तो ये जब आप इस कॉन्सेप्ट को लार्जर स्केल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ये इंटरनेशनल एक्विजिशन हो जाएगा, ये इंटरनेशनल मर्जर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये मर्जर क्या होता है कि मर्जर में कोई कंपनी ए जो है वो टोटली तौर पे किसी दूसरी कंपनी को परचेज़ कर लेती है, ठीक है। और जिस कंपनी को परचेज़ करती है उसका जो है वो नाम आपको फिर वो कम ही सुनने में और देखने में आता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि जैसे एक कंपनी ए है और उसने परचेज़ किया है कंपनी बी को, तो ये आपका क्या हो गया, ये फिर कंपनी ए जिसने परचेज़ किया ये उसी के नाम से एग्जिस्ट करेगी। इसके फिर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक कंपनी के हेड पे हो जाएंगे, यानी कि और वह ओनली सर्वाइवल आफ्टर मर्जर। मर्जर के बाद कोई एक कंपनी ये सर्वाइव करेगी अपने नेम से, दोनों कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। बेटा आगे अमलगामेशन। अमलगामेशन भी एक कॉन्सेप्ट है। अमलगामेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज़ किया और दोनों की एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो गई और एक तीसरी कंपनी एक नए नाम के साथ, नई स्ट्रेटजीज़ के साथ, नए बिजनेस के साथ जो है वो एक तीसरी कंपनी जो है वो इवॉल्व हुई है। जैसे कि बेटा एनरॉन इसकी सबसे बड़ी ये USA की कंपनी है, लेकिन एनी हाउ ये बहुत बुरी तरह से, एनरॉन 2001 में बहुत बुरी तरह से जो है ये बैंकरप्ट हो गई थी और अब इवन एनरॉन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको जो है किसी और दूसरी कंपनी ने जो है वो परचेज़ कर लिया है और उसने अपना ही नाम दिया है। वो नाम क्या है वो मुझे मुझे नहीं पता, किया था लेकिन जहन से निकल गया, ठीक है। अच्छा बेटा एनरॉन से पहले जो थी वो कंपनी ए थी होस्टन कंपनी और प्लस इंटरनेशनल नॉर्थ लाइन कंपनी, ठीक है। ये नॉर्थ लाइन ये गैस की कंपनी थी। अब होस्टन और नॉर्थ लाइन ने क्या किया था, एक दोनों ने आपस में
आप कह लें कि अमलगामेट हो गई, और अमलगामेट होके एक तीसरी कंपनी जो कि एनरॉन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने फिर एनरॉन इंट्रोड्यूस करवाई, और एनरॉन आलमोस्ट कोई चली है 20 साल, और इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। इवन कि अमेरिका की कोई 70% जो इकोनॉमी है वो एनरॉन पे डिपेंड करना शुरू हो गई थी, जिनके एनरॉन इतना फैसिलिटेट कर रहा था अमेरिका की इकोनॉमी को। लेकिन एनीहाउ जब ये 9/11 का वाक़या हुआ, उन्हीं डेज़ के अंदर जो है वो एनरॉन भी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट होने की रीज़न ये थी कि इसका अकाउंटेंसी की जो स्ट्रेटजीज़ थी, अकाउंटेंट इन्होंने एक हायर किया था, वो अकाउंटेंट जो है वो गलत स्ट्रेटजीज़ है इनके मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग सिस्टम के साथ आया था, और उस सिस्टम ने जो है वो इस कंपनी को तबाह व बर्बाद कर दिया, ठीक है। और अब इसका नामो निशान भी नहीं है, लेकिन है गूगल पे तो है, गूगल तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा बेटा, अगला जो है वो है यस बेटा, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो टेक ओवर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन टेक ओवर के कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा। अच्छा बेटा, ये जो कैलकुलेशंस हैं, दीज आर नॉट योर कैलकुलेशंस, ये मेरी अपनी कैलकुलेशंस थी, तो वो मुझे पता नहीं चला पेज का, तो मैंने उसी पे कर ली। सो डोंट माइंड ऑल दिस कैलकुलेशंस ये सारे मेरी पॉकेट मनी की कैलकुलेशंस है। अच्छा खैर, एनी हाउ, अब बेटा होता क्या है कि सक्सेसफुल बिड का कॉन्सेप्ट, बेटा बिड होता है ऑफ़र करना, ठीक है। आपने बिड और बाय ट्रेड मैंने आपको वो जब हमने किए थे, मुझे ज़हन से नेम ही निकल गया, डेरिवेटिव्स किए थे, यस डेरिवेटिव किए थे, तो उसमें मैंने आपको बिड और बाय ट्रेड का कॉन्सेप्ट दिए थे कि बिड होता है परचेज़ करना और बाय होता है सेल करना। सो एनी हाउ ये एक सक्सेसफुल बिड होती है, यानी कि परचेजिंग की एक सक्सेसफुल ऑफ़र होती है जो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को करता है। ये कॉन्सेप्ट लाई करता है टेक ओवर में, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट बाइंडिंग ऑफ़र, यानी कि बाइंडिंग ऑफर है या परचेजिंग ऑफर है। बाइंडिंग का मतलब होगा कि दोनों कंपनीज मिल जाएं, अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर लें, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंबाइन कर लें, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को कंबाइन कर लें, और फिर जो है ये चलें। लेकिन अगर परचेजिंग ऑफर है, परचेजिंग बिड है, तो उसमें टोटली एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। लेकिन एनी हाउ ये हाईएस्ट बाइंडिंग ऑफर है टू एक्वायर एसेट्स, स्टेक और इवन द लाइबिलिटीज़ ऑफ द अदर कंपनी। या तो आप आपकी किसी दूसरे कंट्री के एसेट्स को परचेज करने के लिए या उनको टेक ओवर करने के लिए आप ये ऑफ़र जो है प्रेजेंट करते हैं, या उनके स्टेक्स को जो है वो परचेज करने के लिए, या लाइबिलिटीज़ को परचेज करने के लिए। अच्छा बेटा, टेक ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? टेक ओवर टू टेक कंट्रोल, बिल्कुल सेम से एक जैसे कॉन्सेप्ट है, बस माइनर से डिफरेंस है। यानी कि परचेज ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंपनी, और इसमें जो है वो एक पेरेंट सब्सिडरी जो है वो यानी कि, अच्छा ये दो कॉन्सेप्ट बेटा इसमें आ जाते हैं कि जिसने परचेज़ किया है वो पेरेंट कंपनी बन जाती है, और जो परचेज़ हुई है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है, ठीक है। यानी कि फिर पेरेंट कंपनी और यहाँ पे सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बेटा आगे आ जाती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेक्चर नंबर 18 में दूंगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।